गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका थ्योरिकल पार्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साझेदारी का समापन क्या होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। यदि कोई साझेदार व्यक्तिगत कारणों या अन्य किसी कार्य से फर्म से पृथक हो जाता है तो वह फर्म से उसकी साझेदारी का समापन होता है। इस स्थिति में साझेदार पूर्ववत कारोबार करते रहते हैं, फर्म का कारोबार करते रहते हैं, अर्थात फर्म का समापन नहीं होता। मतलब कि एक फर्म में से कोई एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो रिटायर हो जाए या निवृत्त हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, किसी भी कारण से अगर वो व्यापार में काम नहीं करता है तो साझेदारी तो चलती रहेगी, फर्म चलती रहेगी, लेकिन वो बंदा उस व्यापार में नहीं रहता। तो यह साझेदारी का विघटन कहलाता है। अब साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि वो जो फर्म है जिसके अंतर्गत वो काम हो रहा है वो फर्म ही बंद हो जाती है, जिसे साझेदारी का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। आप दोनों के बीच में अंतर की बात कर लें अपन कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप। सबसे पहले संबंध विच्छेद यानी कि रिलेशनशिप की अगर बात करें तो फर्म के विघटन की दशा में सभी साझेदार का एक दूसरे से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब कि जब फर्म बंद हो जाएगी तो सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, काम काज नहीं होगा, यानी कि सबका संबंध विच्छेद हो गया, है ना। जैसे एट एग्ज़ाम्पल आप किसी संस्था में एक साथ बैठकर अगर कोई काम करते हैं, जैसे कि अभी आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे वो 12th में थे, 12th पढ़ रहे थे, तो वो एक दूसरे के बीच में काम कर रहे थे। अब उन्होंने पहचान थी, बातचीत हो रही थी। अब उन्होंने 12th पास कर लिया, सब लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से फर्म का विघटन, यानी कि एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन थी वो अलग हो गई है। साझेदारी फर्म का विघटन, यहाँ पर सभी व्यक्तियों का संबंध विच्छेद नहीं होता, यानी कि कोई एक पार्टनर जाएगा तो उसका संबंध विच्छेद जो है उस फर्म से हो जाता है। वास्तविक स्थिति तो फर्म के विघटन में पुरानी फर्म समाप्त हो जाती है, पुराना व्यापार समाप्त हो जाता है, और साझेदारी के विघटन में पुरानी फर्म और पुराना व्यापार चालू रहता है। विघटन का प्रभाव, फर्म के विघटन से साझेदारी का भी विघटन अनिवार्य रूप से हो जाता है। मतलब जब फर्म बंद होगी तो साझेदार चाहकर भी आपस में काम नहीं कर पाएंगे। और साझेदारी के विघटन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति व्यापार से निवृत्त हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि पूरी फर्म का विघटन होगा, यह अनिवार्य नहीं होता है। खाता, फर्म के विघटन पर वसूली खाता बनाया जाता है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, और साझेदारी के विघटन पर साझेदारी के विघटन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में बनाए हैं। रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। हिसाब किताब, फर्म के विघटन में साझेदारी का विघटन, जो फर्म के विघटन के अंतर्गत क्या होता है कि जो फर्म का हिसाब किताब होता है वो अंतिम बार तैयार किया जाता है, और साझेदारी के विघटन में जो भी हिसाब किताब होता है वो साझेदार का अंतिम बार होता है, ना कि फर्म का अंतिम बार। कारण, फर्म के विघटन का कारण आकस्मिक घटना या न्यायालय के द्वारा या अनिवार्य रूप से या ठहराव के द्वारा एनी कंडीशन हो सकता है। साझेदारी का विघटन जो होता है साझेदार के दिवालिया होने पर, उसके अवकाश ग्रहण करने पर, उसकी मृत्यु होने पर या उसके अयोग्य होने पर साझेदारी का विघटन हो सकता है। फर्म के समापन की रीतियाँ या प्रकार बताएं अब आपको। तो वैसे तो दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और एक होता है न्यायालय के आदेश के द्वारा। तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना यानी कि जब कोर्ट किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करती है और फर्म का समापन हो जाता है। जैसे अगर आपका व्यापार
समझौते के द्वारा समापन होता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ बाय एग्रीमेंट, यानी कि आपका व्यापार जो होता है अगर एग्रीमेंट के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है तो आप एग्रीमेंट के द्वारा ही सहमति जताते हैं, उनके बीच में ठहराव पहले से हो जाता है कि हमारा व्यापार कब बंद होगा और इसको बंद करने के आधार क्या क्या होंगे। तो ये जो होते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहलाता है, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी फर्म का समापन फर्म के सभी साझेदार की सहमति या उनके बीच हुए ठहराव के आधार पर किया जा सकता है। अन्य शब्दों में जिस प्रकार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है उसी प्रकार से इसका अंत भी अनुबंध के द्वारा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट होता है अनिवार्य समापन। किसी साझेदार द्वारा फर्म का अनिवार्य समापन निम्नलिखित दशाओं में हो सकता है। पहली कंडीशन दिवालियापन। जब किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन होता है। मतलब कि अगर फर्म में 4 साझेदार हैं उनमें से 3 साझेदार दिवालिया घोषित होते हैं या सभी दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो फर्म को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता है। जैसे कोई भी फर्म दिवालिया की स्थिति बता दे, अगर दिवालिया की स्थिति जैसे क्या होती है वो मैंने पहले बताई आपको कि उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में ये घोषणा कर दी जाती है कि वो दिवालिया हो गया, यानी कि अब उसके पास जो है वो लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी पर्सनल संपत्ति बिक चुकी है, उसका व्यापार की संपत्ति बिक चुकी है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अपना लायबिलिटी वो पे नहीं कर सकता है। तो वो न्यायालय में एक एप्लीकेशन देता है और न्यायालय कोर्ट उसके ऊपर क्या करती है कि एक केस करती है और फिर उसकी छानबीन की जाती है, यानी कंफर्मेशन ली जाती है कि यह वाकई में दिवालिया है या नहीं है। फिर कोर्ट छानबीन करने के बाद जब संतुष्ट हो जाती है तो फिर कोर्ट क्या करती है कि उसे दिवालिया घोषित कर देती है। उसके बाद कोई भी क्रेडिटर्स या कोई भी लोन लेने वाले व्यक्ति उस बंदे से आग्रह नहीं कर सकते जिससे उसे पैसा लेना है। सेकेंड अवैध व्यापार। जब किसी भी साझेदारी संस्था का व्यवसाय किसी भी घटना के कारण अवैध हो जाए तो उस संस्था का अनिवार्य समापन हो जाता है। मतलब कि आपको क्या करना है कि जब भी कोई व्यापार करना है तो वो देश की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर करना है, लेकिन अगर आप देश के कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं तो कोर्ट के बाद पास ये आदेश होता है कि वो आपके व्यापार को तुरंत बंद कर दें। थर्ड पॉइंट होता है हमारा आकस्मिक समापन। अब आकस्मिक समापन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है संयोगवश, यानी कि एकदम से कंटलजेंसी जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो एकदम से हो जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपने संलेख में उसके बारे में लिखा ही नहीं है, ठीक है, और वो घटना अगर एकदम से आपके पास हो जाती है तो वो आकस्मिक समापन कहलाता है। जैसे साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु होना या साझेदार का दिवालिया होना या अवधि की समाप्ति, कार्य की समाप्ति और फर्म साझेदार द्वारा फर्म का त्याग, ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो एकदम से हो जाती है जिसके बारे में साझेदार को पहले से पता नहीं होता है। साझेदार को पता नहीं होता है कि वो कब मरने वाला है या कब पागल होने वाला है, कब दिवालिया हो जाएगा, और काम करने में कभी कभी वो इतना मशरूफ होता है कि उसे यही नहीं पता रहता कि हमारी साझेदारी की अवधि कितनी थी या हमारा कार्य कब खत्म हो रहा है, हमारी समझौता जो था वो कार्य की समाप्ति तक ही था, ऐसा कुछ पता नहीं होता है तो वो आकस्मिक समापन हो जाता है। सूचना द्वारा समापन। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो ऐसी साझेदारी का अंत सूचना के द्वारा किया जाता है कि सूचना देकर हम उसका अंत कर सकते हैं। अब न्यायालय के आदेश के द्वारा की अगर हम बात करें, अब न्यायालय यहाँ पर आदेश देगा कि आपके व्यापार को बंद करना है। इसमें भी कंडीशन है। पहली, साझेदार के पागल होने पर या साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर, किसी साझेदार द्वारा दुराचरण का आधार पाए जाने पर, साझेदारी ठहराव भंग करने पर, अपने भाग दूसरे को देने पर, फर्म का कारोबार हानि में जाने पर, और जब न्यायालय की दृष्टि में अन्य कारण उचित हो। तो इसके अंतर्गत क्या है कि न्यायालय कभी भी अपने आदेश दे सकती है कि जब व्यक्ति पागल हो जाए और उसके घर वाले या उसके परिवार वाले न्यायालय में
वाद प्रस्तुत कर दें तो भी साझेदारी का समापन हो सकता है, या अन्य पार्टनर भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं साझेदार के पागल होने पर। तो न्यायालय कोर्ट को मतलब न्यायालय फर्म को आदेश देगा उसके व्यापार को बंद करने के लिए। स्थायी रूप से अपंग अगर वो हो गया है तो भी आवेदन दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अब हम आगे बात करते हैं कि जब हमारा साझेदारी का विघटन होता है तो विघटन होने पर क्या क्या समस्याएं हमारे सामने होती है, अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले बनता है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और लास्ट में बनता है कैश अकाउंट। यहाँ पर जो है बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि व्यापार जो है बंद हो रहा है, तो अब कैश जो भी आएगा जाएगा वो सब पार्टनर ले जाएंगे या पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा, उनकी लायबिलिटी उनकी एसेट्स निकलेगी यहाँ पर। तो लास्ट में कैश अकाउंट हम बनाते हैं जिसका टोटल इक्वली हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। तो अपने शब्दों में बता देता हूँ मैं आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है एक प्रकार का वास्तविक खाता होता है ना, कि रियल अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संपत्ति को बेचा जाता है और दायित्व का भुगतान किया जाता है, और संपत्ति के बिक्री और दायित्व के पेमेंट के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम वसूली खाता कहते हैं। इसे नकदीकरण खाता भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ संपत्ति की बिक्री करना होता है और दायित्व का भुगतान करना होता है। अब हम पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर की बात कर रहे हैं कि ये कब और कैसे बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के लिए बनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य है। और वसूली खाता जो होता है संपत्ति को बेचने और दायित्व का भुगतान करने के लिए बनाया जाता है। बनाने का समय, पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर या साझेदार के प्रवेश पर बनाया जाता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में बनाए हैं। और वसूली खाता जो होता है केवल साझेदारी के फर्म के समापन पर ही बनाया जाता है। खातों पर प्रभाव, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने से संपत्ति और दायित्व के खाते बंद नहीं होते हैं, लेकिन वसूली खाता बनाने से उनके खाते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लेखांकन हेतु रकम, पुनर्मूल्यांकन खाते की जो रकम होती है उसमें संपत्ति और दायित्व की वृद्धि या कमी का लेखा की अमाउंट का लेखा करते हैं, लेकिन वसूली खाते में उसकी बुक वैल्यू का लेखा इसमें किया जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में अनेक बार बनाया जा सकता है, लेकिन वसूली खाता फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनता है। शेष विभाजन, तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि जो भी होता है वो पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात में बांटा जाता है, और वसूली खाते का जो लाभ हानि होता है वो सभी साझेदारों को बांट दिया जाता है। वह पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने में किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता है, लेकिन वसूली खाता बनाने में इसका खर्चा होता है। होमवर्क के तौर पर अब आप लोग इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना हुआ है। एग्जाम्पल आप करके देख लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9165166695 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। थैंक यू।